नमस्कार साथियों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई क्लासेज पर। दोस्तों, जो अपनी बात चल रही थी वो बात चल रही थी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर। और जो राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश है थार का मरुस्थल, उसको अपन कवर कर चुके थे। अभी जो अपना भौतिक प्रदेश चल रहा है वो चल रहा है अरावली। वो कौन सा चल रहा है? अरावली चल रहा है। और अपन जो अरावली है उसकी विशेषताओं के ऊपर चर्चा कर रहे थे। कल कुछ विशेषताओं के ऊपर अपन ने चर्चा कर ली, बाकी जो बची हुई विशेषताएं हैं उनके ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। तो अपन एक बार पहले ये देख लेते हैं कि अपने को कहां कहां या किन किन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करनी है। तो कल जो बात की थी सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं। एक तो अपन ने बात की थी अरावली की उत्पत्ति की। तो अरावली की जो उत्पत्ति हुई है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि अरावली है वो कौन से स्थलखंड का भाग है? तो अरावली गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अपन ने ये देखा था, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है कि गोंडवाना लैंड के दो भौतिक प्रदेश राजस्थान में हैं, एक तो अरावली और एक दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। जबकि थार का मरुस्थल और उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश जिनका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था वो दोनों के दोनों टेथीज सागर के भाग हैं। इसके बाद में अपन ने बात की थी कि जो अरावली का है वो भूगर्भिक अध्ययन किसने किया था? भूगर्भिक अध्ययन। तो अरावली का भूगर्भिक अध्ययन करने वाले हेरोन महोदय थे। और अरावली की भूगर्भिक संरचना के बारे में हेरोन महोदय ने कहा था कि जो अरावली है वो खनिजों का अजायब घर है। मतलब यहां धात्विक और अधात्विक दोनों खनिजों की प्रधानता है। इसके अलावा अपन ने बात की थी अरावली के विस्तार को लेकर। और अरावली का जो कंप्लीट विस्तार है पालनपुर, खेड़ा ब्रह्मा, गुजरात से लेकर के रायसीना हिल्स तक, वो है 692 किलोमीटर। और 692 किलोमीटर का 80% यानी 550 किलोमीटर जो अरावली का विस्तार है वो केवल और केवल राजस्थान में है। राजस्थान में जो अरावली है वो आबू रोड सिरोही से प्रवेश करती है और डोसी की पहाड़ियां खेतड़ी तक जाती है। उसके बाद में वो हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। यहां तक अपन बात कर चुके थे। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि अरावली की जो तुलना है वो कौन कौन सी चीजों से की गई है, जिसमें अपन ने एक पर्वत श्रृंखला को देखा था कि अरावली की तुलना अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से की गई है जो कनाडा और अमेरिका के पूर्वी भाग के ऊपर फैली है। यहां तक तो अपन कल चर्चा कर चुके थे। बाकी बचे हुए कौन कौन से हैं? जैसे अरावली राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में बात करेंगे अपन। जो अरावली है वो वर्षा को प्रभावित कैसे करती है? वर्षा को प्रभावित कैसे करती है? जलवायु को प्रभावित कैसे करती है? फिर अपन बात करेंगे, जलवायु हो गई, वर्षा हो गई, फिर अपन बात करेंगे अरावली के ऊपर मृदा कौन सी पाई जाती है। फिर अपन बात करेंगे अरावली का क्षेत्रफल कितना है, तो ये तो आप ही कमेंट कर दोगे 9%। फिर बात करेंगे जनसंख्या कितनी है, 10%। फिर अपन बात करेंगे अरावली की दिशा क्या है, अरावली की औसत ऊंचाई क्या है वर्तमान में, औसत ऊंचाई क्या है, तो अपन बोल सकते हैं 930 मीटर है। और ऊंचाई से याद आया कि यहां अपन ने कल भी बात की थी कि पर्वत कैसा है अरावली, तो वलित पर्वत है। ठीक है। और उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, तो वर्तमान में अरावली की जो स्थिति है वो अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। तो ये बात हो गई। इसके अलावा अपन यहां बात करेंगे कृषि की। इसके अलावा यहां बात करेंगे जनजातियों की।
बात किसकी करेंगे? जनजातियों की। इसके अलावा यहां बात करेंगे खनिजों की। ठीक है, ये सारी की सारी जो अरावली की विशेषताएं हैं वो अपने को देखनी है राजस्थान के संदर्भ में। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो इन सब के ऊपर रहेगा, इन सारी विशेषताओं के ऊपर अपन बात करेंगे। जो आज से ज्वाइन कर रहे हैं वो स्टूडेंट पहले वाली क्लास देख करके आए। तो आज अपन सबसे पहले यहां से बात करेंगे कि जो अरावली है वो राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, तो अपन अब शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन बात करेंगे अरावली की जो जलवायु है, अरावली है वो राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। देखो, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान के लगभग मध्य भाग से जाती है। मध्य भाग से गुजरती है। ये क्या है? ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है? अरावली पर्वत है। अब अपन बात करेंगे कि राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। अरावली का जलवायु पर प्रभाव, जलवायु पर प्रभाव। अब जो अरावली पर्वत है वो राजस्थान को मुख्य रूप से दो जलवायु प्रदेशों में विभाजित करती है। अरावली के अगर पश्चिमी भाग की बात करें तो अरावली का जो पश्चिमी भाग है वहां कैसी जलवायु है? वहां जलवायु आपको देखने को मिलेगी शुष्क। जबकि अरावली का जो पूर्वी भाग है वहां आपको जलवायु देखने को मिलेगी उप आर्द्र। अब ऐसी क्या सिचुएशन है? यह सिचुएशन तब भी क्लियर हो जाएगी जब अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि अरावली के संदर्भ में या अरावली वर्षा को कैसे प्रभावित करती है। अब देखो, अगर अरावली के पश्चिमी भाग की जलवायु शुष्क है तो यहां क्या ध्यान रखना है? तो यहां वर्षा क्या होगी? वर्षा यहां कम होगी और यहां जो वर्षा होती है वो 10 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर होती है। जबकि उपाद्र क्षेत्र की बात करें तो यहां जो वर्षा होगी वो 80 सेंटीमीटर से अधिक होगी। अगर शुष्क भाग में वर्षा 10 से 50 सेंटीमीटर हो रही है तो यहां एक और विशेषता याद रखनी है कि यहां दैनिक तापांतर उच्च देखने को मिलता है। यहां जो दैनिक तापांतर है वो कैसा है? उच्च है, क्योंकि यहां दिन के समय जो तापमान है वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक और रात में जो तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो दैनिक तापांतर क्या होता है? दिन के उच्चतम तापमान और दिन के निम्नतम तापमान के मध्य जो अंतर होता है उसको दैनिक तापांतर कहा जाता है। तो अगर बात करें राजस्थान के शुष्क भाग की या अरावली के पश्चिमी भाग की तो यहां दैनिक तापांतर है वो उच्च पाया जाता है। इसके अलावा यहां जो अरावली है वो तापमान को भी दो बराबर भागों में विभाजित करती है और यहां ग्रीष्मकालीन जो तापमान होता है, यहां जो ग्रीष्मकालीन तापमान होता है वो यहां कभी कभार 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जबकि शीतकाल में तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है।
तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो अरावली है वो राजस्थान की जलवायु को दो भागों में विभाजित करती है। अरावली के पश्चिमी भाग की जो जलवायु है वो शुष्क है, जबकि पूर्वी भाग की जलवायु है वो उपाद्र प्रकार की है। अब यहाँ आर्द्रता ज्यादा तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत शुष्क परिस्थितियों के बजाय यहाँ ज्यादा होती है। उसके क्या क्या रीजन है? एक तो यहाँ वर्षा अधिक होती है, यहां आपको जो दैनिक तापांतर है वो भी आपको कम देखने को मिलेगा बजाय शुष्क प्रदेशों के। ठीक है, इसके अलावा यहां आपको जो तापमान है, ग्रीष्मकालीन तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है, जबकि शीतकाल में तापमान कभी कभार भले ही 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन ज्यादा समय तक 0 डिग्री टेम्परेचर यहां नहीं पहुंचता है। तो इस प्रकार तापमान के आधार पर या वर्षा के आधार पर अपन बोल सकते हैं कि अरावली जो है वो राजस्थान को दो जलवायु प्रदेशों में विभाजित करती है। अगर यहां बात करें अरावली के पूर्वी ढाल की और पश्चिमी ढाल की, तो अरावली का जो पश्चिमी भाग है, अरावली का जो ये पश्चिमी भाग है, यहां आपको जलवायु मिलेगी शुष्क या अर्ध शुष्क, जबकि पूर्वी भाग की जलवायु मिलेगी उप आर्द्र। पूर्वी भाग की जलवायु कैसी मिलेगी? उप आर्द्र मिलेगी। ठीक है, यहां तक तो अपन ये बोल सकते हैं कि अरावली राजस्थान को दो जलवायु प्रदेशों में विभाजित करती है। क्लियर है? आपका जो पहला पॉइंट है वो क्लियर है। दूसरी अपन बात करेंगे कि अरावली है वो राजस्थान में वर्षा को कैसे प्रभावित करती है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे कि अरावली जो है वो राजस्थान की वर्षा को कैसे प्रभावित करती है। नंबर 2 आज का पॉइंट है, अरावली राजस्थान की या अरावली का राजस्थान की वर्षा पर प्रभाव। देखो, राजस्थान में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से यहां दो प्रकार की वर्षा होती है। एक तो होती है ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा। पूरी कहानी को ध्यान से समझना, राजस्थान में मुख्य रूप से दो ऋतुओं में वर्षा होती है। एक तो ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती है ग्रीष्मकाल में, एक शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से, जिसको आप मावठ बोलते हो। क्लियर है? तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि राजस्थान में ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा होती है और शीतकालीन चक्रवातीय वर्षा होती है। अब क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको अपन देखते हैं। यह तो अरावली पर्वत हो गया, ये तो क्या हो गया? अरावली पर्वत हो गया। ये क्या हो गया? आपका अरावली पर्वत हो गया। अब देखो, अब अपन क्या बात कर रहे थे? एक तो अपन बात कर रहे थे कि यहां वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन, यहां एक तो वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन, और एक वर्षा यहां कैसी होती है? वो होती है शीतकालीन। शीतकालीन वर्षा होती है। क्लियर है? अब जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा होती है वो भारत में दो शाखाओं में प्रवेश करती है। एक तो अरब सागर की शाखा होती है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप एक साथ दिमाग में रखना है।
पहली बात, जो ग्रीष्म काल में वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा होती है। और कौन सी मानसूनी वर्षा होती है, उसकी दिशा क्या होती है, तो उसकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा। क्लियर है बात? दक्षिण पश्चिम का मतलब है कि उस वर्षा की पवनों की दिशा क्या रहेगी, ये रहेगी दक्षिण पश्चिम ही रहेगी। शीतकाल की अपन एक बार बाद में बात करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा भारत में दो शाखाओं में प्रवेश करती है। एक तो क्या है, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, और दूसरी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी शाखा। अब यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की दिशा तो यही रहनी है, दोनों की दिशा तो यही रहनी है, क्योंकि पूरा का पूरा मानसून क्या कहलाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है। अब देखो, अब अपने को यह देखना है कि जो अरब सागर की शाखा है, अरब सागर की शाखा से राजस्थान में केवल एक ही जगह वर्षा होती है, और वो होती है कहां, वो होती है सिरोही में। अब क्यों होती है, देखो कॉन्सेप्ट के ऊपर दिमाग लगाना है। अरावली की दिशा भी क्या है, अरावली की दिशा भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। अरावली की दिशा भी क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। और मानसूनी पवनों की दिशा भी क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। इस वजह से मानसूनी जो पवनें होती हैं, खास तौर से अरब सागर के शाखा की, उनके लिए अरावली की ऊंचाई रह गई कम, ऊंचाई कम रह गई तो उनके लिए अवरोध का काम नहीं करती है। मतलब जो पवनें आ रही हैं अरब सागर की शाखा से, वो सीधी की सीधी अरावली के समानांतर कहां चली जाती हैं, ऊपर हिमालय की तरफ चली जाती हैं। इस वजह से यहां अरब सागर की शाखा से यहां वर्षा नहीं होती है। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। अरब सागर की शाखा से केवल एक जगह वर्षा होती है, और वो कहां होती है, वो होती है सिरोही में। अब पूछा जाए कि भाई ऐसा क्या कारण है कि सिरोही में तो हो जाती है और बाकी जगह नहीं होती है। उसका कारण है हाइट, उसका कारण है ऊंचाई। अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां है, सिरोही में है, या दक्षिणी भाग में है, या माउंट आबू में है। तो माउंट आबू से तो ये पवनें टकरा करके यहां वर्षा करवाती हैं, लेकिन बाकी भाग में अरावली की ऊंचाई कम होने के कारण ये पवनें सीधी चली जाती हैं। तो दोनों पॉइंट याद रख लोगे, दोनों पॉइंट याद रख लोगे कि अरब सागर के मानसून की शाखा से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि अरावली की दिशा और अरब सागर मानसून के पवनों की दिशा समान है। इन पवनों से केवल सिरोही में अधिक ऊंचाई के कारण वर्षा होती है। ठीक है, अब आ जाओ, जो अरब सागर की शाखा है, इससे केवल कहां वर्षा होती है, सिरोही में। सिरोही में कहां, माउंट आबू में, अधिक ऊंचाई के कारण। पूरे नोट्स आप लिख लेना ना, अधिक ऊंचाई के कारण। अगर कई बार यह भी पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अरब सागर की शाखा से कितना प्रतिशत वर्षा होती है, तो 10 से 15% वर्षा होती है। अब देखो, इसकी बात हो गई। अब आते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा से। अब समझना एक बार, मान लेते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखाओं की दिशा तो यही है, और ये जो पवनें जाकर के टकराती हैं, ये टकराती किससे हैं, ये टकराती हैं मेघालय पठार से। किससे टकराती हैं, मेघालय पठार से। ये पवनें मेघालय के पठार से टकराने के बाद में इनकी दिशा हो जाती है ये। अब इनको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं। ये जैसे पवनें गई, दिशा इनकी भी कैसी है, दिशा इनकी भी दक्षिण पश्चिमी है,
इनकी भी दक्षिण पश्चिमी है, इनकी दिशा भी अरावली के समानांतर है, लेकिन यहां मेघालय के पठार से टकराने के बाद में हिमालय के सहारे सहारे ये पवनें मुड़ करके कैसे चलने लग जाती हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने लग जाती हैं। अब पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने के कारण अब आप देखोगे कि अरावली की जो दिशा है वो इनके सामने आ गई है, और अरावली की दिशा अगर सामने आ जाती है या किसी भी पर्वत की सॉरी अगर किसी भी पर्वत की दिशा आर्द्र पवनों के सामने आ जाती है तो वो आर्द्र पवनें उनसे टकरा करके वर्षा कराती हैं। तो अब बताओ, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा जाके टकराएगी मेघालय के पठार से, और मेघालय के पठार और हिमालय के सहारे सहारे ये किधर चलेंगी, पश्चिम की तरफ चलेंगी। और अब यहां क्या होगा, इस भाग में वर्षा होगी, इस भाग में वर्षा होगी, और इस भाग में वर्षा होने के कारण यहां जलवायु कैसी हो जाएगी, उपाद्र। जबकि यहां थोड़ी देर पहले ही जलवायु की कैसी बात की थी, शुष्क। क्यों? क्योंकि ये जो प्रदेश है वो वृष्टि छाया प्रदेश हो गया। तो इस प्रदेश में ना तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा हो रही है, ना अरब सागर की शाखा से वर्षा हो रही है। इस वजह से यहां जलवायु हो गई शुष्क, और यहां जलवायु क्या हो गई, उपाद्र। तो अपन अब यहां यह बोल सकते हैं कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा किससे होती है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, लगभग 80%। बात क्लियर है, बात समझ में आई। बात यह भी समझ में आई होगी कि अरावली कैसे वर्षा को प्रभावित कर रही है। ठीक है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे शीतकालीन वर्षा की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं शीतकालीन वर्षा की, उसको समझो। देखो, अब अपन यहां बात करेंगे अपन अब शीतकालीन वर्षा को डिटेल से अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि 2-3 बार मैं इनको करवा चुका हूं। बाकी अपन जलवायु में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब शीतकाल में जो राजस्थान में वर्षा होती है वो होती कहां से है, ये अफ्रीका है, और अफ्रीका के ऊपर एक महासागर है, एक सागर है। वो कौन सा सागर है, वो सागर है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है, वो भूमध्य सागर है। और यहां से जो पवनें चलती हैं, पहले भी अपन ने बात की थी, कौन सी पवनें चलती हैं, ये पवनें होती हैं पछुआ पवनें, पछुआ पवनें। और पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अब देखो, क्या अब ये पवनें अरावली से जाके टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी, टकराएंगे ना भाई। ये पवनें अब इस अरावली से जाके टकराएंगी या नहीं टकराएंगी, टकराएंगी या नहीं टकराएंगी। अब ये जो पवनों की दिशा के अरावली बिल्कुल सामने है, और बिल्कुल सामने है तो यहां टकरा करके क्या होगी, यहां टकराने से वर्षा होगी। और जो पछुआ पवनों से जो वर्षा होती है, ये कौन सी वर्षा होती है, ये वर्षा होती है शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा। या इसको बोल देंगे पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा, होने वाली
वर्षा, या इसे ही बोल देंगे चक्रवातीय वर्षा। एक ही नाम है सारे के सारे। और या लोकल यहां बोल देंगे मावठ। और यहां आपको ध्यान रखना है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। या इसको क्या बोल देंगे, मावठ। मावठ इस वर्षा का स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम है। और ये जो वर्षा होती है वो रब्बी की फसल के लिए, भाई शीतकाल में कौन सी फसल होती है, रब्बी की फसल होती है, तो रब्बी की फसल के लिए उपयोगी होती है। इस वजह से इसको सुनहरी बूंदों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बोल सकते हैं इस वर्षा को सुनहरी बूंदों के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आई है क्या भाई चीज? तो राजस्थान में दोनों प्रकार की वर्षा होती है, ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है और शीतकालीन वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, जबकि शीतकालीन वर्षा पछुआ पवनों से होती है, या पश्चिमी, इन्हीं को क्या बोल देंगे, इन्हीं को बोल देंगे पश्चिमी विक्षोभों से होती है। क्लियर है? तो अपन ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि जो अरावली है वो राजस्थान की वर्षा को प्रभावित करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपना होता है यहां क्लियर। ठीक है, तीसरा बात करेंगे अपन मृदा की। अब ये तो छोटे छोटे पॉइंट है। अरावली वाले क्षेत्रों में कैसी मृदा पाई जाती है, लाल लेटेराइट मृदा पाई जाती है। यहां अपन बात करें मृदा की, तो मृदा कैसी पाई जाती है, मृदा यहां पाई जाती है लाल या लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और अगर यहां लाल लेटेराइट मृदा पाई जाती है तो अपन ये बोल सकते हैं क्योंकि यहां की चट्टानों में, यहां की चट्टानों में लोहांश की मात्रा अधिक है, लोहांश की मात्रा अधिक है। और ये ध्यान रखना भाई, जहां की चट्टानों में लोहांश की मात्रा ज्यादा होगी, लोहे की मात्रा ज्यादा होगी, वहां क्या होगा, रासायनिक अपक्षय के द्वारा लाल मृदा का निर्माण होगा। क्लियर है बात? अगर यहां लाल मिट्टी मिल रही है तो यहां खेती किसकी होगी, मक्के की खेती होगी। तो ये भी देख सकते हो कि अरावली वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से मक्के या मोटे अनाज की खेती की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, नेक्स्ट पॉइंट, अरावली राजस्थान के 9% भाग के ऊपर फैला हुआ है। यहां राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। दिशा आप जान ही चुके हो, दिशा क्या है, अरावली की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। क्लियर है? अगर बात करें अरावली की औसत ऊंचाई की, यहां मृदा कौन सी है, लाल। अगर यहां बात करें औसत ऊंचाई की, तो अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि पहले के टाइम में अरावली की ऊंचाई है वो 2700 से 2800 मीटर थी, लेकिन वर्तमान समय में अत्यधिक अपक्षय के कारण उसकी ऊंचाई घटकर के कितनी रह गई है, 930 मीटर रह गई है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, अरावली के, अरावली क्या है, जल विभाजक भी है। नेक्स्ट अपन बात करें अरावली
अरावली राजस्थान में क्या है, जल विभाजक भी है। अरावली राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है। जल विभाजक का कार्य करती है। ये भी बोल सकते हैं अपन, या अपन ये भी बोल सकते हैं कि अरावली राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में जल विभाजक का काम करती है। ये अरावली है, और अरावली के इस तरफ की नदियां, इस तरफ की जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि अरावली के पश्चिमी भाग की नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरती है। तो अरावली है वो राजस्थान के जल विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। और अगर अपन बात करें कि यहाँ राजस्थान के ही जल विभाजक के रूप में नहीं, अरावली भारत के जल विभाजक के रूप में भी काम करती है। यहाँ है सिंधु नदी, सिंधु नदी इधर से जाती है, और इधर से जो जाती है वो कौन सी जाती है, गंगा नदी। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो अरावली है वो सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में भी जल विभाजक का काम करती है। तो नीचे नोट डाल करके लिख सकते हो कि अरावली जो है वो राजस्थान में ही जल विभाजक का काम नहीं, बल्कि भारत में भी जल विभाजक का काम करती है। और इसके पूर्व की तरफ की जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और पश्चिम के तरफ की जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अपन बात करें, अरावली राजस्थान में जनजातियों का आश्रय स्थल है। अरावली राजस्थान की जनजातियों का आश्रय स्थल है। इसका मतलब यह है कि जो अरावली है उसमें राजस्थान की बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं। जैसे अपन बात करें मीणा, वो कहाँ मिलेंगे आपको, जयपुर में जो क्षेत्र है वहाँ मिलेंगे। इसके अलावा गरासिया मिलेंगे आपको सिरोही में, गरासिया मिलेंगे आपको सिरोही में। इसके अलावा गरासिया, डामोर मिलेंगे डूंगरपुर में। और इसके अलावा कथोड़ी जनजाति मिलेगी आपको उदयपुर में। ठीक है। इसके अलावा आप यहां नोट करके लिख लेना, जो सांसी हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, भरतपुर में। और एक आपको है सहरिया।
ये दोनों ही जनजातियां हैं, ये अरावली वाले क्षेत्र में निवास नहीं करती हैं। अरावली में निवास नहीं करती हैं। और आपके लिए ये है क्वेश्चन कि जो सहरिया जनजाति है वो कहां निवास करती है। इसका आंसर आप दोगे कमेंट में। अब देखो, मीणा सबसे ज्यादा आपको जयपुर में, गरास या सिरोही में, डामोर डूंगरपुर में, कथोड़ी उदयपुर में। ये सारी की सारी जो जनजातियां हैं, ये सारी की सारी जनजातियां हैं, ये अरावली में निवास करती हैं। अरावली में निवास करती है। और यहां से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अरावली में निवास करती है और कौन सी जनजाति अरावली में निवास नहीं करती है। यहां एक चीज का और ध्यान रख लेना कि कथोड़ी जो जनजाति है वो कत्था बनाने का काम करती है। कत्था बनाने का कार्य करती है। और कत्था कौन से पेड़ से बनाया जाता है? खैर के पेड़ से। खैर के पेड़ से कत्था बनाने का जो काम करती है वो कथोड़ी जनजाति करती है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो अरावली है वो बहुत सारी जनजातियों का आश्रय स्थल है। अब जो अपन बात करेंगे वो करेंगे अरावली में की जाने वाली कृषि की। अब जो अपन बात करेंगे वो करेंगे अरावली में की जाने वाली कृषि। की जाने वाली कृषि की, ठीक है। अब देखो, अरावली में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से राजस्थान की जनजातियां निवास करती हैं। और ये ध्यान रखना, जिन भागों में जनजातियां निवास करती हैं और जहां सघन वनस्पति या सघन जंगल पाए जाते हैं, वहां जो कृषि की जाती है जनजातियों के द्वारा, वो कृषि होती है झूमिंग। वो कौन सी कृषि हो जाएगी? झूमिंग। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि अरावली में या अरावली के क्षेत्रों में जनजातियों के द्वारा जो कृषि की जाती है वो झूमिंग कृषि की जाती है। अब आपको यहां यह भी समझना है कि ये झूमिंग कृषि होती क्या है। झूमिंग कृषि के नाम से ही मीनिंग निकल करके आ रहा है कि जैसे झूम झूम के करना, या इसका एक दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम है इसका स्थानांतरण। स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि या झूमिंग कृषि मतलब जनजातियों के द्वारा पहले किसी एक क्षेत्र में जंगलों को साफ किया जाता है, फिर उनको जलाया जाता है ताकि भूमि का जो उपजाऊपन है वो बढ़ाया जा सके, फिर वहां पर कृषि की जाती है। लेकिन जैसे ही 4-5 साल वो कृषि कर ली जाती है तो यहाँ की जो मृदा का जो उपजाऊपन है वो नष्ट हो जाता है और फिर इस स्थान को छोड़कर के वो चले जाते हैं दूसरे स्थान पे। फिर दूसरे स्थान के ऊपर भी जाकर के वो पहले जंगलों को साफ करते हैं, काटते हैं, जलाते हैं, फिर वहां भी 4-5 साल कृषि करते हैं। फिर जैसे ही यहाँ की जमीन अनुपजाऊ हो जाती है तो वो चले जाते हैं तीसरे स्थान पर। अगर इसी स्थान पर या इसी तरीके से एक स्थान पे जंगलों को जला करके कुछ समय कृषि की जाती है, फिर दूसरे स्थान के ऊपर जाकर के जंगलों को जला करके कृषि की जाती है, मतलब झूम झूम के, मतलब स्थानांतरण करके कृषि की जाती है, तो ऐसी कृषि को बोला जाता है स्थानांतरणशील कृषि। तो स्थानांतरणशील जो कृषि है वो मुख्य रूप से जनजातियों के द्वारा की जाती है। अब ये जो जनजातियां हैं अलग अलग भागों में इस स्थानांतरणशील कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अपन बात करें दक्षिणी ढलानों की, अरावली के दक्षिणी
ढलानों की। तो दक्षिणी ढलानों पर जो कृषि की जाती है वो वालरा कृषि की जाती है। तो यहां ये चीज भी ध्यान रखना कि वालरा कृषि कहां की जाती है, दक्षिणी ढलानों पर। किसके द्वारा की जाती है, ये गरासिया के द्वारा की जाती है। और गरासिया सबसे ज्यादा कहां है, गरासिया सबसे ज्यादा है सिरोही में। अब यहां से ये देखना कितने प्रकार के क्वेश्चन बन गई। सबसे पहले अरावली के दक्षिणी ढलानों पर की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि वालरा। वालरा किसके द्वारा की जाती है, गरासिया के द्वारा। और गरासिया कहां के हैं, सिरोही। अब यहां तीन चार चीजें ध्यान रखना। तीन चार चीजें क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो यह भी पूछी जा सकती है कि सिरोही में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि वालरा, गरासिया के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि वालरा, अरावली के दक्षिणी ढलानों पर की जाने वाली कृषि वालरा। क्लियर है। अब देखो, ऐसी ही कृषि जब मैदानी भागों में की जाती है, मैदानी भागों में की जाती है तो उसको बोला जाता है चिमाता। चिमाता। और चिमाता किन के द्वारा की जाती है, भील। और भील सबसे ज्यादा कहां है, उदयपुर। दूसरी चीज भी क्लियर है, दूसरी चीज भी क्लियर है। इसी तरीके से यहां क्वेश्चन बनेगा। फिर तीसरी चीज क्या है, दक्षिणी भाग में, अरावली के दक्षिणी भाग में जो कृषि की जाती है वो कृषि की जाती है दजिया। और दजिया किसके द्वारा की जाती है, डामोर के द्वारा। और डामोर कहां है, डूंगरपुर में। डामोर कहां है, डूंगरपुर में। अब देखो, अब एक कृषि यहां की जाती है दक्षिण पूर्वी भागों में, दक्षिण पूर्वी भागों में। दक्षिण पूर्वी भागों में जो कृषि की जाती है वो कृषि कहलाती है बत्रा। और बत्रा कहां की जाती है, बारा में की जाती है और सहरिया जनजाति के द्वारा की जाती है। बत्रा की जाती है सहरिया, और सहरिया की कहां की जाती है, जनजाति है बारा की। इसको आप बहुत ज्यादा ध्यान से अपने नोटबुक में मेंशन करोगे कि राजस्थान में जनजातियों के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पास रखोगे। यहां से वनडे एग्जाम के हिसाब से बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। अरावली में की जाने वाली जो कृषि होती है वो मुख्य रूप से झूमिंग कृषि होती है। और झूमिंग कृषि मतलब जंगलों को जलाकर के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर की जाने वाली कृषि है। इस कृषि को अलग अलग जनजातियों द्वारा अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अरावली के दक्षिणी ढलानों पर की जाने वाली वालरा, वालरा किसके द्वारा की जाती है, गरासिया। और गरासिया कहां है सबसे ज्यादा, सिरोही। इसी हिसाब से मैदानी भागों में चिमाता, चिमाता भील के द्वारा की जाती है और भील सबसे ज्यादा कहां है, उदयपुर। अब यह क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उदयपुर में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि तो चिमाता। ठीक है। इसी हिसाब से दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग से दैश से याद रख लेना दजिया। और दजिया किसके द्वारा की जाती है, डामोर जनजाति के। डामोर से याद रख लेना डैश से डूंगरपुर याद रख लेना। ठीक है। उसके बाद में दक्षिण पूर्वी भागों में बत्रा, और बत्रा जो है वो सहरिया जनजाति के द्वारा। और सहरिया सबसे ज्यादा कहां है, बारा जिले में। ठीक है। तो यह बात क्लियर है कि अरावली में की जाने वाली कृषि। उसके बाद में अपन बात करते हैं लास्ट पॉइंट की अपने, अरावली में वायु घाटियों की। वायु घाटियों की। अब ये वायु घाटियां क्या होती हैं भाई, देखो पहले तो देखो, वायु घाटियां एज इट इज ऐसे ही समझ लो, जो दर्रे होते हैं वो वायु घाटियों का ही काम करते हैं। अब जो दर्रे होते हैं वो क्या होते हैं, दो ऊंचे स्थानों के बीच में निम्न स्थान होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। या दर्रा ऊंचाई पे भी हो सकता है, लेकिन जो वायु घाटियां होती है इनकी जो ऊंचाई होती है वो बहुत कम होती है। इस वजह से अपन ये बोल सकते हैं कि दो ऊंचे क्षेत्रों के बीच
निम्न भूमि वायु घाटियां कहलाती हैं। वायु घाटियां कहलाती है। अब डायग्राम से समझ लेना इस चीज को। जैसे ये अरावली की भाग है और इधर से ये पवन चल रही है, इधर से ये क्या है, ये है पवन, और ये जो भाग है नीचा, ये क्या है, वायु घाटियां हैं। अब ये किस वजह से काम आती हैं? अब देखो, जैसे इधर थार का मरुस्थल है, वो तो थार का मरुस्थल इन वायु घाटियों के माध्यम से किधर की ओर फैल रहा है, पूर्व की ओर फैल रहा है। तो अपन ये बात भी लिख सकते हैं कि ये वायु घाटियों से, इन वायु घाटियों से मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। तो यहां से कथन कारण का क्वेश्चन बन सकता है भाई कि वायु घाटियों के माध्यम से मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, सही है या गलत है? या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके से हो रहा है। ठीक, ये नहीं पूछा जाएगा कि वायु घाटियां होती क्या है। तो यहां तक चीज क्लियर है। अब यहां से एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि सबसे ज्यादा जो वायु घाटियां हैं वो है कहां? तो सबसे ज्यादा वायु घाटियां वहीं मिलेगी जहां अरावली की जो ऊंचाई है वो सबसे कम है। और अरावली की सबसे कम ऊंचाई कहां है? अरावली, मध्य अरावली में। और मध्य अरावली कहां फैली हुई है? अजमेर में। तो वायु घाटियां आपको दिखेंगी अजमेर में, फिर दिखेंगी आपको ब्यावर में, और एक जगह दिखेंगी आपको सांभर में। वैसे देखा जाए तो ये पूरा का पूरा मध्य अरावली का भाग है, और जो मध्य अरावली है वो उसकी ऊंचाई बहुत कम होने की वजह से जो पवन चलती है उसके द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। मतलब पवन बालू मिट्टी को आसानी से उड़ा करके पूर्व की ओर ले जाती है। तो ये अपन ने सारी की सारी आज जो बात की थी वो बात की थी अरावली की विशेषताओं से लेकर के। कल जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अरावली के विभाजन को लेकर के, और उस विभाजन में अपन ये भी देखेंगे कि कौन सी भाग की क्या विशेषताएं हैं और वहां की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमें प्रोत्साहन मिलेगा और ज्यादा बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।